आप ईडी और सीबीआई का डर दिखाकर लोगों को अपनी पार्टी में शामिल करते हैं या विपक्षी नेताओं को अपनी पार्टी में शामिल करते हैं। अच्छा, अखिलेश यादव जी आपके ऊपर एक कमेंट कर रहे हैं कि फर्रुखाबाद वाले चूसे गन्ना, हाईवे लेगा सुरेश कुमार खन्ना। इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? चुनाव से पहले आपका इंटरव्यू किया था, तब तो आप कह रहे थे कि कोई नहीं है टक्कर में। नमस्कार, मैं हूं आकाश मिश्रा, आप देख रहे हैं द गली मोहल्ला शो। आज हमारे साथ मौजूद हैं उत्तर प्रदेश की राजनीति में चाणक्य कहे जाने वाले और योगी सरकार में वित्त मंत्री सुरेश कुमार खन्ना जी। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे शो में। धन्यवाद। मंत्री जी, शाहजहांपुर में आपकी जाति का वोट बैंक 2% से भी कम है। उसके बाद भी आप पिछले 35 वर्षों से लगातार विधायक बनते आ रहे हैं, तो कैसे सेट करते हैं आप चुनावी समीकरण? हम सभी के साथ एक सा व्यवहार करते हैं और लोगों की सुनते हैं। अपने क्षेत्र के लोगों को सिंसियरिटी डील करते हैं। जहां पर उनकी परेशानी, कोई समस्या होती है, उसके प्रति पूरी तरीके से सचेत रहते हैं और कोशिश करते हैं लोगों को न्याय मिले और साथ ही साथ लोगों को सरकारी तौर पर जो सुविधा मिलती है वो जरूर मिले। मैंने अपने क्षेत्र के लोगों की सेवा नहीं, पूजा की। मंत्री जी, सन 89 के बाद में सबसे टफ या चुनौतीपूर्ण चुनाव आपको कौन सा लगा? सभी चुनाव चुनौतीपूर्ण थे, उसमें से कोई चुनाव ऐसा नहीं है कि जो चुनौती न हो। हाँ, चुनौतियाँ अलग अलग तरीके की रही, लेकिन चुनौती सब में रही। लेकिन चुनाव से पहले आपका इंटरव्यू किया था, तब तो आप कह रहे थे कि कोई नहीं है टक्कर में। टक्कर में कोई नहीं है। उसकी वजह यह है कि जब हम देखते हैं जो हमारे सामने जो लोग खड़े हैं वो लोग नॉन सीरियस है, सिंसियर नहीं, इसलिए मैं कहता हूँ कि कोई टक्कर नहीं। ये सही है, लेकिन चुनौती तो रहती है। मंत्री जी, विपक्षी दल आपकी पार्टी के ऊपर आरोप लगाते हैं कि आप ईडी और सीबीआई का डर दिखाकर लोगों को अपनी पार्टी में शामिल करते हैं या विपक्षी नेताओं को अपनी पार्टी में शामिल करते हैं। इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? यहाँ ऐसा कुछ भी नहीं है और ये आरोप पूरी तरीके से मिथ्या है, निराधार है, ये बिल्कुल गलत है। अच्छा, अखिलेश यादव जी आपके ऊपर एक कमेंट कर रहे हैं कि फर्रुखाबाद वाले चूसे गन्ना, हाईवे लेगा सुरेश कुमार खन्ना। इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? ये तो जब गंगा एक्सप्रेसवे का प्रारंभ हुआ था तभी से ये बात चल रही है और एक्सप्रेसवे कई कारणों से शाहजहांपुर से निकाला गया है। ये सही है कि उसमें हमारा प्रयास रहा है कि शाहजहांपुर से रहे और इसमें कुछ गलत भी नहीं है। हर आदमी अपने क्षेत्र के लिए प्रयास करता है कि हमारे क्षेत्र में ज़्यादा से ज़्यादा डेवलपमेंट हो। एक्सप्रेसवे एक बहुत अच्छा आवागमन का साधन होगा। साथ ही साथ इसमें जो जमीन गई है जिन लोगों की, उनको पैसा भी मिला है और साथ साथ आसपास की जमीन भी महंगी हुई। तो कुल मिलाकर कोई भी ऐसी एक्टिविटी हो तो जिससे हमारी आर्थिक स्थिति स्ट्रेंथन होती है, लोगों को कमर्शियल एक्टिविटी करने के लिए भी अपॉर्चुनिटी मिली है और इसमें जो पैसा मिला है लगभग 532-34 करोड़, वो भी अपने आप में एक शाहजहांपुर के डेवलपमेंट के लिए एक अच्छा अपॉर्चुनिटी है। मंत्री जी, अगर मोदी सरकार फिर से पूर्ण बहुमत से सत्ता में आती है तो सबसे पहले किन बड़े मुद्दों पर काम होने वाला है? ये तो 100 दिन का एजेंडा वो खुद ही जारी कर रहा है। उन्होंने कहा था 1 नेशन 1 इलेक्शन, कॉमन सिविल कोड, ये उन्होंने कहा था। 3 करोड़ मकान देंगे, लखपति दीदी बनाएंगे, 3 करोड़ दीदियों को लखपति बनाएंगे और 70 साल के जो बुजुर्ग हैं उनको आयुष्मान कार्ड के माध्यम से इलाज की सुविधा देंगे। और सबसे बड़ी बात यह है कि मोदी जी ने आत्मनिर्भरता की ओर इशारा किया है कि हम आत्मनिर्भर बने और विकसित भारत हो, आत्मनिर्भर हो। ये तभी होगा जब हमारे जो निर्भरता है दूसरों पर वो कम होगी या समाप्त होगी। पेट्रोलियम पदार्थों के लिए हमारी निर्भरता है दूसरों पर, दूसरे देशों पर, तो उसका विकल्प लगातार ढूंढा जा रहा है। एक तरफ तो एथेनॉल का प्रोडक्शन बढ़ाया जा रहा है, साथ ही साथ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को बढ़ावा दिया जा रहा है। इसके अलावा ग्रीन हाइड्रोजन या इस प्रकार के जितने विकल्प हैं, सोलर पावर, ये सभी ये हैं विकल्प, उनको बढ़ावा दिया जा रहा है। इससे हम लोग आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ेंगे और हर तरह से हमारी ये कोशिश है कि जब आज़ादी के 100 वर्ष हो तब भारत एक विकसित देश कहलाए। अच्छा, भाजपा के घोषणा पत्र की ऐसी मुख्य बातें बताइए जिनसे आम जनमानस सीधे प्रभावित होने वाला है। मैंने तो बताया, कॉमन सिविल कोड है, 1 नेशन 1 इलेक्शन बहुत जरूरी इसलिए है कि 4 बार आचार संहिता लगती है। हर 1 साल 2 साल के बाद कोई न कोई इलेक्शन आता है। अभी आप देखिए 2017 में विधानसभा का चुनाव हुआ, 2019 में लोकसभा का चुनाव हुआ। मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट दोनों में प्रभावी रहा, काम विकास का काफ़ी प्रभावित होता है। उसके बाद 21 में ग्राम पंचायत से लेकर जिला पंचायत तक का चुनाव हुआ, तब मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लगा। 22 में फिर विधानसभा का चुनाव हुआ, तब मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लगा। 23 में फिर से नगर निगम, नगर पालिका परिषद, नगर पंचायत का चुनाव हुआ, फिर मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लगा और 24 में लोकसभा का चुनाव चल रहा है, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लगा। यानी 4-4 बार
हर साल भर 2 साल के बाद कोई न कोई इलेक्शन आता है और ये मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट से विकास काम रोक दिए जाते हैं, नई योजनाएं प्रभावित होती हैं। तो वन नेशन वन इलेक्शन जो है वो बहुत अच्छा विचार है कि प्रधानी से लेकर पार्लियामेंट तक एक साथ इलेक्शन हो जाए, 1 महीने में, जो 45 दिन में जो भी हो, तो उससे कम से कम बार ये इलेक्शन से भी आदमी बचेगा, समय भी बर्बाद नहीं होगा और विकास के काम भी नहीं रुकेंगे। मंत्री जी, जो किसानों की छुट्टा जानवरों वाली समस्या है वो कैसे दूर होगी? देखिए, काफ़ी गौशालाएं बनाई गई, इसके लिए अलग से प्रोविजन भी किया गया और प्रयास भी रहता है कि जो भी हमारे इस गोवंश है वो गौशालाओं में रहे और उनके लिए अलग से व्यवस्था भी की जा रही है, उनको धन भी दिया जा रहा है ताकि उनका मेंटेनेंस हो सके, उनके चारे की व्यवस्था, सब कुछ किया गया। लेकिन ये भी आप इससे इनकार नहीं करेंगे कि लोग अपने घर में गाय दूहते हैं और उसके बाद छोड़ देते हैं और फिर बदनाम करते हैं। जहाँ तक खेती किसानी की बात है, अगर आप बैक में जाएं तो हम पाते हैं कि पहले लोग धोखा बनाते थे खेत के किनारे, एक आर्टिफिशियल पुतला बना के खड़ा कर देते थे और उस पुतले के भय से जानवर नहीं आता था। तो ये जहाँ तक खेती का प्रभावित करने वाली बात है, तो लोग बरसों से इस प्रकार के आदी हैं। लेकिन जहाँ कहीं पर भी इस बात की शिकायत मिलती है, हमने हर तरीके से कोशिश की है कि गोवंश गौशालाओं में रहे। लोगों को गायों को दिया भी है, लोगों को, प्राइवेट लोगों को दिया है ताकि वो गाय की सेवा भी कर सके और उसके लिए सरकार ने उनको जो चारे वगैरह खर्चा है वो भी सरकार दे रही है। तो जितने भी आयाम हैं गोवंश को कंट्रोल करने के, वो सारे के सारे आयामों पर सरकार ने काम किया। अच्छा, ददरौल विधानसभा क्षेत्र में जो उपचुनाव हो रहा है उस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? वो तो एक ऐसा असामयिक निधन हो गया हमारे माननीय विधायक जी का, प्रतिक्रिया क्या, उसमें हम जीतेंगे बड़े मार्जिन से। अच्छा, आप यूपी की जनता से क्या अपील करना चाहेंगे हमारे द गली मोहल्ला शो के माध्यम से? यूपी की जनता से यही अपील करते हैं कि हमें उत्तर प्रदेश नहीं बल्कि देश के लिए एक मजबूत सरकार चाहिए और स्थिर सरकार चाहिए। तो क्योंकि जो हमारे सामने चैलेंजेस हैं, समय समय के ऊपर हमारे सामने पाकिस्तान का चैलेंज है, चाइना का अपने आप में वो है, तो ऐसे मौके पर खास तौर से भारत में एक बहुत मजबूत नेता की जरूरत है, मजबूत सरकार की जरूरत है, स्टेबिलिटी की जरूरत है, स्थिर सरकार। जो इंडी गठबंधन है इसमें विचारों में तालमेल नहीं है, विचारों में एकता नहीं है। अगर एक ही गाड़ी का स्टीयरिंग 2 लोगों के हाथ में दे दिया जाए, इसमें तो कई लोग शामिल हैं, तो भी वो गाड़ी ठीक प्रकार से नहीं चल सकती। तो मोदी जी का ही साथ दें, भारतीय जनता पार्टी का साथ दें, भारतीय जनता पार्टी और उसके सहयोगी दलों का साथ दें, ताकि एक मजबूत सरकार बन सके जो देश को आगे ले जा सके, जिसके पास विजन भी हो और विकास करने की रुचि भी हो। और आर्थिक स्थिति से मोदी जी के ही नेतृत्व में हम 11वीं स्थिति में थे, अब हम 5वीं अर्थव्यवस्था के रूप में जाने जाते हैं। निकट भविष्य में हम 3री अर्थव्यवस्था बनेंगे। तो ये आवश्यकता है इस देश की कि देश को मोदी ही प्रधानमंत्री मिले तो देश आत्मनिर्भर भी होगा और विकसित भारत बनेगा, ये हमारा विश्वास है। हमारा सभी लोगों से अपील है कि माननीय प्रधानमंत्री जी के हाथों को मजबूत करें, उनकी पार्टी को मजबूत करें, उनको सपोर्ट करें और हर तरह से यही नेतृत्व जो है देश के लिए, प्रदेश के लिए उत्तम है। मंत्री जी, क्या यूपी की अर्थव्यवस्था $1 ट्रिलियन तक पहुंच पाएगी? निश्चित रूप से 2027 तक? जी हाँ, जरूर पहुंचे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो ये थे हमारे साथ उत्तर प्रदेश के कैबिनेट मंत्री सुरेश कुमार खन्ना जी। इसी तरह से और भी इंटरव्यू जनता की राय देखने के लिए देखते रहिए द गली मोहल्ला शो। धन्यवाद।